गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम ICAI के स्टडी मटेरियल से इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर रिवाइज कर रहे थे, चैप्टर नंबर 8। इसमें हमने लास्ट क्लास में पेज नंबर 40 तक रिवाइज कर लिया था। अब नेक्स्ट हम ब्लॉक क्रेडिट पढ़ रहे थे। ब्लॉक क्रेडिट मतलब वो गुड्स और सर्विसेज जिनको खरीदने पे अगर आपने इनपुट टैक्स दिया है यानी GST का पेमेंट किया है, पर आप आउटपुट टैक्स में से उसे डिडक्ट नहीं करवा पाएंगे, यानी आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें थर्ड ब्लॉक क्रेडिट में आता है पॉइंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 617 सबसेक्शन 5 क्लॉज C। वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझते ही हैं, जिसमें गुड्स का पार्ट भी होता है, सर्विस का पार्ट भी होता है। यहाँ पे केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की है GST वालों ने कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई सर्विस ले रहे हैं, जैसे आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो आपने ठेकेदार को ठेका दे दिया, सामान भी वही लेके आएगा, लेबर भी वही लेके आएगा, तभी वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होगा। यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में लेबर का भी पार्ट होगा, यानी सर्विस का पार्ट भी होगा और गुड्स का पार्ट भी होगा, उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कोई बिल्डिंग वगैरह आप बनवा रहे हैं, भले ही वो ऑफिस की बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कोई ब्रांच आप खोल रहे हैं, उसके लिए कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ऑफिस बिल्डिंग का, उस पर किसी भी तरह का इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। However, ITC is available for routine construction। पर अगर आप डे टू डे से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, यानी जिन्हें आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानते हुए PNL के में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे रिपेयर एक्सपेंस करवा रहे हैं, कोई मेंटेनेंस करवा रहे हैं, कोई रिनोवेशन करवा रहे हैं ऑफ ऑफिस और फैक्ट्री बिल्डिंग का, तो इस पर तो मिल जाएगा इनपुट का टैक्स का क्रेडिट। यानी वही इनपुट उन्हीं चीज़ों पे आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो। अगर वो एक्सपेंस आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, कैपिटलाइज वर्ड आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, ऐसा एक्सपेंस जो असेट की वैल्यू में ऐड होता है क्योंकि उसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, उसे हम कैपिटलाइज बोलते हैं। तो अगर आप ITC है, कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस पे नॉट अवेलेबल, नहीं मिलेगा आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट व्हेन द एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज इन द बुक ऑफ बिल्डिंग। अगर आप उसे कैपिटलाइज करते हैं, उसे बिल्डिंग की वैल्यू में जोड़ते हैं। जैसे आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो आप बहुत सी चीज़ें खरीदेंगे, सीमेंट खरीदेंगे, आयरन खरीदेंगे, बहुत सी चीज़ें खरीदेंगे, राइट। उनको खरीदने पे आपने क्या दिया होगा, GST दिया होगा, और आप फिर उन सारे एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करेंगे, यानी बिल्डिंग की वैल्यू में जोड़ेंगे। तो फर्स्ट टाइम बन रही है तो आप उन एक्सपेंस को कैपिटलाइज करेंगे, तो उनको खरीदने पे अगर आपने कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट दिया तो उस पर कोई GST नहीं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसेंशियली वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कंपोजिट सप्लाई है, इसमें गुड्स की वैल्यू भी होती है और सर्विसेज की वैल्यू भी होती है। हाउएवर GST में वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट किया गया है। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं जिसके लिए कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आप ले रहे हैं, उस पर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, पर इन पर मिल जाएगा आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट। भले ही ये सर्विसेज या गुड्स किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ हो रहे हैं, इन पे आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। ITC ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टीज ब्लॉक। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लैंड बिल्डिंग के लिए अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हैं तो उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट व्हेन, मतलब इन पे मिल जाएगा। इट इज़ एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। सब कॉन्ट्रैक्ट यानी आपने कोई फर्दर काम को करने के लिए किसी से खुद सब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी है तो मिल जाएगा। यानी जैसे मैं एक ठेकेदार हूँ, आपके बिल्डिंग में बना रहा हूँ, पर प्लम्बर का काम मुझे नहीं आता, इलेक्ट्रिशियन का काम मुझे नहीं आता, कारपेंटर का काम मुझे नहीं आता, तो मैं अपने ही मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, किसी कारपेंटर को अपॉइंट करता हूँ, किसी प्लम्बर को अपॉइंट करता हूँ, किसी इलेक्ट्रिशियन को अपॉइंट करता हूँ और उनसे काम करवाता हूँ, तो वो मुझसे GST चार्ज करेंगे, राइट। तो इनपुट टैक्स का मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं आपको फर्दर सप्लाई कर रहा हूँ, मैं उनसे सर्विस लेके आपको दे रहा हूँ सर्विस, तो मुझे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। ITC on work contract service can be availed only by that taxpayer who is in the same line of business. Actually, only work contractor can avail ITC on work contract services received by him। अगर मैं खुद किसी से लेके देता हूँ सर्विस आपको, तो मुझे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी वैसे तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मशीन तो मूवेबल होती है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, पर कई मशीनें ऐसी होती हैं जिन्हें परमानेंट इंस्टॉल करना होता है, ज़मीन से परमानेंटली अटैच कर देना होता है, पर उन पर भी आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी अफिक्स परमानेंटली, भले ही वो परमानेंट अटैच हो चुकी हैं टू द अर्थ, कॉन्स्टिट्यूट इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाउएवर ITC ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीन अलाउड, ये एक्सेप्शन है, आपको मिल जाएगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट।
बट एक्सक्लूड मतलब ये चीज़ें प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। वैसे प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन फटाफट पढ़ लेते हैं। किससे माना गया है प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी मीन्स कोई ऑपरेटर्स, कोई औजार हो सकता है, इक्विपमेंट, मशीन हो सकती है, फिक्स टू द अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चर सपोर्ट दैट आर यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। आपने मशीन इसलिए लगाई है ताकि आप कोई गुड्स बना के बेच सकें या सर्विस दे सकें। एंड इंक्लूड सच फाउंडेशन और स्ट्रक्चर सपोर्ट, इसमें स्ट्रक्चर भी आएगा। जैसे कई मशीन बबलिंग करती हैं तो आप कोई स्टैंड लगाते हैं तो स्ट्रक्चर भी मशीन का पार्ट माना जाएगा। बट एक्सक्लूड, देखिए एक्सक्लूड लिख दिया तो ये चीज़ें प्लांट एंड मशीन नहीं मानी जाएगी। अगर इनको खरीदने पे आपने कोई इनपुट टैक्स का पेमेंट किया है, जीएसटी का पेमेंट किया है, खरीदने पे उसको आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लैंड पे तो क्या लगता ही नहीं। बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, अगर फैक्ट्री के बाहर आपने कोई पाइपलाइन बिछाई है तो उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो हम शॉर्ट में फटाफट बोल सकते हैं आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टीज अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग 3 सिचुएशन। इन 3 केसेस में ही अगर आपने कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी है और तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको मिल जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। व्हेन द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड बाय अ वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर बीइंग यूज्ड इन प्रोवाइडिंग द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। आप खुद एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को परफॉर्म करने के लिए किसी से सर्विस ली है तो खरीदने पर इनपुट टैक्स दिया होगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी पे मिल जाएगा। इन दिस केस आईटीसी अलाउड टू ऑल रेसिपिएंट, सभी को मिलेगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट प्लांट एंड मशीनरी पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइन ऑफ बिजनेस। आप चाहे कोई सा बिजनेस करते हो, कपड़े बनाने का, बर्तन बनाने का, व्हाटएवर, एंड वेदर एक्सपेंसेस कैपिटलाइज्ड और नॉट। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो चाहे उसको आप कैपिटलाइज करें, चाहे उसे असेट माने, आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दें। छोटी मोटी प्लांट एंड मशीनरी होती है तो आप रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हुए सेम ईयर में पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। When the value of work contract service is not capitalized, in this case IT is allowed to all recipients। जब आप किसी एसेट की वैल्यू को कैपिटलाइज नहीं करते थे, कोई रिपेयर कराया, कोई मेंटेनेंस कराया पड़ा था आपने, तो हम उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हुए सीधे पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उन पर तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक रेट पढ़ रहे हैं आप। क्लॉज डी है सेल्फ कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन उठता है सर हम किसी ठेकेदार से तो बिल्डिंग नहीं बनवा रहे, हम तो खुद ही लेबर हायर करके सामान हम दे रहे हैं, सामान हम देंगे, लेबर लेके आएंगे और हम खुद अपनी बिल्डिंग सेल्फ कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, तो क्या हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप सर्विस ले रहे हैं तो टैक्स वाले ने मना कर दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ब्लॉक है उस पर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, चाहे आप खुद भी बनवा रहे हैं बिल्डिंग तब भी नहीं मिलेगा। ITC on goods, ITC input tax credit on goods or service used in the construction of immovable property is blocked only in those cases where the taxable person construct the immovable property for his own use। भले आप अपने लिए बनवा रहे हैं तब भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इवन इफ immovable property being constructed used for furtherance of business, भले आप बिजनेस यूज़ के लिए बनवा रहे हैं, कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग, ब्रांच की बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग, फिर भी आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई इनवर्ट सप्लाई यानी परचेज चार्ज टू टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। आप पढ़ चुके हैं कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में कि अगर कंपोजिशन स्कीम डीलर होता है बहुत कम रेट से जीएसटी देता है गवर्नमेंट को तो और उसे इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाता, तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज है इनवर्ट सप्लाई रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आप समझते हैं कि कोई नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में अपना सामान बेचने आ रहा है, इंडिया के बाहर से आ रहा है, तो जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा, चाहे आप 5 दिन के लिए आ रहे हो चाहे 10 दिन के लिए आ रहे हो, तो आपको नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। अब क्वेश्चन उठता है क्या उसे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा? तो जीएसटी वाले ने बोला कि वो अगर अपने साथ इम्पोर्ट करके जो सामान लेके आ रहा है, अपने साथ इंपोर्ट करके जो सामान लेके आ रहा है, इंपोर्ट पे आपको पता ही है आईजीएसटी चार्ज होता है, इंपोर्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ही ट्रीट किया जाता है, इंटर स्टेट माना जाता है, तो इंपोर्ट करने पर आपको आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पेमेंट करना होता है, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। पर अगर वो इंडिया में सामान खरीदता है और बेचता है तो नहीं मिलेगा क्रेडिट। हाँ, अपने साथ बाहर से जो लेके आ रहा है वो भी गुड्स सर्विस को इंपोर्ट कर रहा है तो नहीं मिलेगा, कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्स पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय सच नॉन रेजिडेंट पर्सन इज नॉट अवेलेबल, आईटीसी पे नहीं मिलेगा। हाउएवर टैक्स पेड और बाय हिम ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, अगर इंपोर्ट करने पे कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। वेयर एज ITC ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अलाउड, इंपोर्ट करने पे जो इनपुट टैक्स दिया आपने यानी IGST जो दिया उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ITC ऑन सर्विसेज इंपोर्टेड बाय ब्लॉक, पर कोई सर्विस आपने इंपोर्ट करी है, इंपोर्ट करने पे सर्विस पे भी देना पड़ता है IGST, पर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज जी, इनवर्ट सप्लाई यानी परचेज आपने की है यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। हेडिंग से पता चल रहा है कोई सामान आपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा है, कोई गुड्स और सर्विस, और उसको खरीदने पे कोई इनपुट टैक्स दिया है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनपुट टैक्स का क्रेडिट तभी मिलता है जब आप उस चीज़ को बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप नॉन बिजनेस यूज़ में लेंगे यानी पर्सनल कंजम्पशन के काम में लेंगे, वो सामान अपने घर के काम में लेंगे, तो उस पर खरीदने पर जो इनपुट टैक्स दिया उसका क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच, फ्री सैंपल के तौर पे कोई कोई गुड्स बांट रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन एटसेट्रा, तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस बहुत इजी पॉइंट है ये तो, क्योंकि जब आउटपुट टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि गुड्स खो गया, चोरी हो गया, गिफ्ट में दे दिया, दान में दे दिया, तो जब आउटपुट टैक्स नहीं देंगे तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप आउटपुट टैक्स देते हैं तभी गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स घटाने की परमिशन देती है, पर अगर आप आउटपुट टैक्स नहीं देंगे किसी चीज़ पर तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। दिस इज बिकॉज प्रिंसिपली ITC अवेलेबल ओनली फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई। ITC इसलिए मिलता है क्योंकि आप आउटपुट टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। इफ़ नो टैक्स इज पेबल ऑन आउटपुट सप्लाई, अगर आप आउटपुट टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, ITC ऑन इनपुट और इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स फिक्सेस है रिलेटिंग टू सच आउटपुट सप्लाई इज नॉट एलिजिबल, तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। डिस्काउंट का पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट ITC रिवर्सल व्हेन रिटर्न टू टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स ट्रीटेड फ्रेश सप्लाई। जैसे आप मेडिसिन खरीदते हैं, आपकी फार्मेसी की शॉप है, आप मेडिसिन खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। पर मान लीजिए कई बार मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, जैसे 1 लाख रुपए की मेडिसिन एक्सपायर्ड हो गई, तो कस्टमर तो अभी नहीं लेगा ही नहीं, और इनको खरीदने पे मान लीजिए आपने 10% का GST दिया था, इनपुट टैक्स दिया था, तो अब इनको अगर आप डिस्ट्रॉय करेंगे, एक तो तरीका है जब कस्टमर ने लेगा ही नहीं तो आप इन दवाई को जला देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो फिर आपने अगर ये इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया था तो गवर्नमेंट को लौटाना होगा, क्योंकि अब आउटपुट टैक्स तो आप देंगे नहीं, क्योंकि आपने यही पढ़ा है स्टार्टिंग से, आउटपुट टैक्स देंगे तभी इनपुट टैक्स घटता है। अगर आप आउटपुट टैक्स नहीं देंगे तो अगर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया तो गवर्नमेंट को रिवर्स करना होगा, लौटाना होगा। तो एक तो ये तरीका है, पर एक कई जगह पॉलिसी होती है, मैं दवाई कंपनी की, जैसे सी लिमिटेड से दवाई खरीदी थी आपने, ये दवाई बनाने वाली कंपनी है सी लिमिटेड, इससे आपने दवाई खरीदी थी, तो ये प्रॉमिस करती है कि अगर कोई दवाई एक्सपायर हो जाती है तो हमें वापस कर देना, दवाई वाली कंपनी को आप वापस कर देंगे, वो आपको पैसे भी देगी। तो इसे GST वाले फ्रेश सप्लाई मानेंगे, माना जाएगा कि आपने दवाई इस कंपनी को बेची है, वैसे बेच नहीं रहे हैं आप, तो वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, पर GST वाले इसे फ्रेश सप्लाई ही ट्रीट करेंगे, इसे फ्रेश सप्लाई माना जाएगा। कि माना जाएगा आप ये दवाइयाँ इस कंपनी को बेच रहे हैं, और जब बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली GST देना पड़ेगा जिस भी वैल्यू पे आप दे रहे हैं, ठीक है। तो जब GST देंगे तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, यानी इसे फ्रेश सप्लाई माना जाएगा। जो आप रिटर्न कर रहे हैं टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स को, उन्हें फ्रेश सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। फ्रेश सप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो उसे सेम ट्रीट किया जाएगा कि माना जाएगा आप कोई प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, और सेम जैसे आप करते हैं स्टार्टिंग से आउटपुट टैक्स आपको देना होगा, और इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज आई, टैक्स पेड इन फ्रॉड केसेस, डिटेंशन और कॉन्फिस्केशन। डिटेंशन और कॉन्फिस्केट, डिटेंशन मतलब कुछ आपके गुड्स को रोकना, कुछ धोखा वगैरह दे रहे हैं आप टैक्स वालों को तो आपके गुड्स को रोकते हैं। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना, फ्रॉड करना, आप धोखा देने की कोशिश करना, यानी आप GST वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके गुड्स को डिटेन किया गया है या कॉन्फिस्केट जब्त कर लिया गया है परमानेंट, या फिर फ्रॉड आपने किया, कोई धोखा दिया है GST वालों को, तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 18। सेक्शन 18 में आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं कि कुछ केसेस में आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो वो आपको यहाँ पे सीखना है। आपकी बुक में जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग आप समझ लें फटाफट। पर्सन एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, पहली मतलब किसको मिलेगा, गुड्स एंटाइटल्ड टू ITC, इनपुट यानी कोई रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है, सेमी फिनिश गुड या WIP भी हो सकता है जो कि स्टॉक गोडाउन में रखा हुआ है, कैपिटल गुड फिक्स है, एज ऑन और रेस्ट्रिक्शन। पहला पॉइंट पढ़ते हैं फिर ये अपने आप समझ में आ जाएगा। पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, मान लीजिए अभी तक आपका GST नंबर आपने नहीं लिया था क्योंकि आपका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से ज़्यादा था ही नहीं। तो आपने पढ़ा ना 20 लाख, जो नॉर्मल स्टेट्स है उनकी बात हो रही है। अगर आपका टर्नओवर सर्विस के केस में 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है या गुड्स के केस में 40 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपको GST नंबर लेना होता है। तो अब आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया आज, मान लीजिए आज है, आज क्रॉस कर गया 28 अप्रैल को आपका टर्नओवर।
तो आपको जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना होगा 30 दिन के अंदर। 30 दिन का टाइम पीरियड होता है, 30 दिन के अंदर आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करके जीएसटी ले लीजिए, क्योंकि अब आपको जीएसटी देना होगा, क्योंकि आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया। और जब जीएसटी देना होगा, आउटपुट टैक्स देना होगा, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट तो मिलेगा, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं बचपन से, यानी काफ़ी दिन से। पर क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जो पहले से मेरे गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है, भाई पहले तो मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था 27 अप्रैल तक, राइट। तो 27 अप्रैल को मेरे गोडाउन में जो सामान पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल है, कोई फिनिश गुड्स है, कोई WIP है, उन और जो सामान मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, इसको खरीदने पे भी मैंने सर मान लो 10 लाख रुपए का जीएसटी दे रखा है, इनपुट टैक्स। तो क्या इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। टैक्स वालों ने ये बोला कि अगर आप पहली बार जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं, जिस दिन आप लायबल हुए जीएसटी के, उससे ठीक एक दिन पहले आपके गोडाउन में कोई स्टॉक पड़ा हुआ है इनपुट में, मतलब कोई रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकता है, WIP में भी हो सकता है, या कोई फिनिश गुड्स भी हो सकता है, उसको खरीदने पे अगर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट, इनपुट टैक्स दिया है, तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। पर ठीक एक दिन पहले जो पड़ा हुआ है सामान, द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स। अब कब तक ले सकते हैं? अब मान लो ये सामान तो सर 3 साल पुराना पड़ा है मेरे गोडाउन में, तो ले सकता हूँ कि नहीं? जीएसटी ने बोला कि इनवॉइस की डेट से 1 साल तक का सामान पे ही आप ले सकते हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना सामान है, तो उस पर अगर आपने खरीदने पे कोई टैक्स दिया है और वो अभी तक नहीं बिका है, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो सामान बिक गया है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे टैक्स वाले, जो पड़ा हुआ है आपके गोडाउन में, जो बिकने से रह गया, जिस दिन आपने जीएसटी के लिए लायबल हुए उससे ठीक एक दिन पहले, उस पर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। पर ये जो सामान है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ITC to be availed within 1 year from the date of issue of invoice, the issue of the tax invoice by supplier। आप 1 साल के अंदर इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन, अब इसमें एक चीज़ रह गई, कोई कैपिटल गुड्स अगर आपके पास में पड़ा हो, कि मशीन वगैरह भी आपने खरीदी थी, खरीदने पे कोई जीएसटी दिया था, तो उस पर नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट। केवल रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई WIP हो सकता है, कोई फिनिश गुड्स हो सकता है, उस पर ही मिलेगा। अब मान लीजिए हम जीएसटी के लिए लायबल तो नहीं थे सर, हमारा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं था या 40 लाख से ऊपर नहीं था, फिर भी हम अपनी इच्छा से जीएसटी नंबर ले रहे हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, आप अपनी इच्छा से जीएसटी नंबर ले रहे हैं, तो आप वही सेम चीज़ है, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उससे ठीक एक दिन पहले आपके गोडाउन में कोई रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई WIP पड़ा हुआ है, कोई फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, जिसको खरीदने पे आपने जीएसटी दिया था, उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। जो मशीन है उन पे नहीं मिलेगा, केवल रॉ मटेरियल हो सकता है, WIP हो सकता है, यानी कुछ बन गया कुछ अधूरा है, और कोई फिनिश गुड्स हो सकता है। थर्ड पॉइंट, रजिस्टर्ड पर्सन हु सीज टू पे कंपोजिशन टैक्स एंड, हाँ इसे भी समझ लें, पहले आप कंपोजिशन स्कीम में आते थे क्योंकि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, आप पढ़ चुके हैं सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। अब मान लीजिए आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया, 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो आपको नॉर्मल रेट से देना होगा जीएसटी, और नॉर्मल रेट से जब जीएसटी देंगे तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। क्योंकि पहले तो नहीं मिलता था, आप कंपोजिशन स्कीम में थे, अब आप कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आ रहे हैं, आपको नॉर्मल रेट से जीएसटी देना होगा, तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। अब आपको इसमें बस थोड़ा सा चेंज है ऊपर वाले से, इसमें रॉ मटेरियल पे भी मिलेगा, WIP पे भी मिलेगा, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स पे भी मिलेगा, प्लस कैपिटल गुड्स पे मिल जाएगा, यानी जो मशीनें वगैरह भी आपने अगर खरीदी थी तो उस पर भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, पर पूरा नहीं मिलेगा, उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। टैक्स वालों ने बोला कि जो कैपिटल गुड्स आपने खरीदी थी, जो मशीनें खरीदी थी, जिस दिन आप नॉर्मल स्कीम में आए उससे ठीक एक दिन पहले आपके पास जो मशीनें पड़ी हुई हैं, कैपिटल गुड्स जिनको खरीदने पे फिक्स एसेट जिन्हें आप बोलते हैं, इकोनॉमी टैक्स में कैपिटल गुड्स बोलते हैं, तो जो इनपुट टैक्स आपने दिया था, मान लीजिए कोई मशीन है, इसको मान लीजिए 2 साल पहले आपने खरीदी थी, इसको खरीदने पे 10,000 रुपये का इनपुट टैक्स दिया था, तो उस टाइम तो आप क्रेडिट नहीं ले पाए थे क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम में थे। कंपोजिशन स्कीम वाला इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले पाता क्योंकि कम रेट से जीएसटी देता है, पर अब आप नॉर्मल स्कीम में आ गए तो अब आपको ज़्यादा रेट से देना होगा जीएसटी नॉर्मल स्कीम में। तो आपको ये 10,000 रुपये जो 2 साल पहले मशीन खरीदी थी, जो आपके पास पड़ी हुई है अभी भी, उस पर भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, पर पूरा नहीं मिलेगा। हर क्वार्टर के लिए 5% डिडक्ट होंगे, यानी जितने क्वार्टर आपने वो मशीन यूज़ कर ली है आज तक, उतने क्वार्टर के लिए 5% डिडक्ट होंगे। मान लीजिए 2 साल 2 महीने पहले खरीदी गई थी मशीन, तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, ये तो पता ही है आपको। 3 महीने का मतलब 1 क्वार्टर होता है, तो 2 साल का मतलब 6 क्वार्टर, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2 साल में हो गए 8 क्वार्टर, प्लस 2 महीने आ रहा है सर, 2 महीने का मतलब 1 क्वार्टर से कम है, तो इससे क्या करेंगे? तो टैक्स में बोला अगर पार्ट ऑफ क्वार्टर, अगर एक भी दिन ज़्यादा आ रहा है
तो वो भी पूरा क्वार्टर ही काउंट किया जाएगा। तो ये 9 क्वार्टर माने जाएंगे भाई। 2 साल में 8 क्वार्टर तो हो गए, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2 साल में 8 क्वार्टर, और एक भी दिन अगर ज़्यादा है तो पार्ट ऑफ क्वार्टर लिखा है टैक्स वालों ने, तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी पूरा क्वार्टर मानेंगे। तो ये 9 क्वार्टर हो गए। हर क्वार्टर के लिए 5% डिडक्ट होगा, तो 9 क्वार्टर के लिए 45% डिडक्ट होगा, तो 10,000 का 45% आएगा, 4500 डिडक्ट होगा, और आप 5500 इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे, पहले आप नॉर्मल स्कीम में आते हैं, तो आपको कैपिटल गुड्स पे भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। पहले जितना भी आपने इनपुट टैक्स दिया था खरीदने पे वो लिख दीजिए। जितने भी क्वार्टर आपने मशीन असेट यूज़ कर ली, हर क्वार्टर के लिए 5%, और पार्ट ऑफ क्वार्टर अगर एक भी दिन ज़्यादा रहे तो भी वो क्वार्टर ही माना जाएगा। पार्ट ऑफ क्वार्टर और जितने क्वार्टर यूज़ किया हर क्वार्टर के लिए 5% डिडक्ट होगा। डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी उतना इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सेम वही चीज़ है, बिल 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से पुरानी मशीनों पे, पुराने गुड्स पे कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। 4th पॉइंट भी वही है सेम, रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम टैक्सेबल सप्लाई। यानी पहले आप कोई एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बनाते थे, एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट आप समझते हैं जिनको बनाने पे जीएसटी नहीं लगता, तो पहले आप जीएसटी नहीं देते थे। अब गवर्नमेंट ने आपके एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट को टैक्सेबल कर दिया, यानी एग्जेम्पशन से बाहर कर दिया वो प्रोडक्ट। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि पहले पेन बनाने पर जीएसटी नहीं देना पड़ता था, गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी थी। अब गवर्नमेंट कहती नहीं, अब से पेन बनाने वालों को भी जीएसटी देना होगा, तो अब आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल हो गया। तो सेम वही रूल लगेगा जो आपने कंपोजिशन में पढ़ा, ठीक है, कि आप जो एक दिन पहले, क्योंकि अब से आपको नॉर्मल रेट से जीएसटी देना है, तो आपके गोडाउन में एक दिन पहले जो इनपुट पड़ा हुआ है, इनपुट यानी कोई रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई सेमी फिनिश गुड यानी डब्ल्यूआई भी पड़ा हुआ है, कोई फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, और कोई कैपिटल गुड्स भी पड़ा हुआ है, तो उस पर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। पर कैपिटल गुड्स पे सेम वही लाइन, आप वही एडजस्टमेंट करना है जो अभी आपने पढ़ा था कि जितना भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट बनता है वो लिख लीजिए, यानी खरीदने पे जितना भी आपने इनपुट टैक्स दिया कैपिटल गुड्स पे वो लिख दीजिए पहले। हर क्वार्टर के लिए 5%, और पार्ट ऑफ क्वार्टर मतलब एक भी दिन है, अगर मान लीजिए 4 क्वार्टर 5 दिन आ रहे हैं तो आप 5 दिन को भी क्वार्टर ही मानेंगे, तो 5 क्वार्टर माने जाएंगे। हर क्वार्टर के लिए 5% डिडक्ट होगा। डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा उतना इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ये तो पढ़ लिया कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा जो भले एक दिन पहले जो सामान आपके पास पड़ा हुआ है उस पर भी। अब मान लीजिए जो भी इनपुट टैक्स का टोटल बन रहा है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा बन रहा है। जितना भी आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना चाहते हैं टोटल पहले, उसका टोटल 2 लाख रुपए से ज़्यादा बन रहा है, CGST, SGST, IGST, UTGST सबको मिलाकर। तो फिर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से और कॉस्ट अकाउंटेंट से लिखवा के लाना होगा कि जो आपने कैलकुलेशन की इनपुट टैक्स की ट्रू एंड फेयर है, ठीक है। If the claim of ITC pertaining यानी relating to CGST, SGST, UTGST, IGST put together सबको मिलाकर exceed हो रहा है 2 लाख रुपए से, the declaration need to be certified by practicing chartered accountant, cost accountant certify करके देंगे कि जो आपने इनपुट टैक्स का क्लेम करने की जो कैलकुलेशन की है वो ट्रू एंड फेयर है। नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ ITC और स्विचिंग टू कंपोजिशन लेवी। आप कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं फ्रॉम टैक्स पेइंग स्टेटस से, ठीक है। पहले मान लीजिए आप नॉर्मल स्कीम में थे तो आप नॉर्मल स्कीम वाला तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले ही सकता है, आउटपुट टैक्स ज़्यादा रेट से देता है। अब पर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा था ही नहीं, तो आपने सोचा मैं फालतू में नॉर्मल स्कीम में हूँ, मैं तो कंपोजिशन से किस में आ जाता हूँ, सॉरी नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आ जाता हूँ। कंपोजिशन स्कीम वाले को कम रेट से टैक्स देना होता है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। पहले नॉर्मल स्कीम में थे, आप कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर रहे हैं। या पहले आप टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाते थे, टैक्सेबल प्रोडक्ट मतलब उस पर टैक्स देना पड़ता था, अब गवर्नमेंट ने आपके प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया, अब आपको जीएसटी नहीं देना, ठीक है। स्विच हो गया, आप टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट हो गया, अब आपका तो जीएसटी नहीं देना। तो गवर्नमेंट कहती है फिर अगर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है, जो सामान नहीं बिका उसकी बात हो रही है, जो बिक गया उसकी बात तो नहीं कर रही गवर्नमेंट, जो पड़ा हुआ है आपके पास जिस पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप ले चुके हैं वो हमें रिवर्स करिए, वापस लौटाइए। क्यों? क्योंकि आज से आप आउटपुट टैक्स देंगे नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल से कंपोजिशन स्कीम में आ गए, या फिर आप टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाते थे अब एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बनाने लगे, तो जितना भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपने लिया है वो गवर्नमेंट को वापस करना होगा। जो सामान बिक चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसकी बात नहीं करी गवर्नमेंट, जो पड़ा हुआ है आपके गोडाउन में और अब आप नॉर्मल से कंपोजिशन में आ चुके हैं और टैक्सेबल गुड्स से एग्जेम्प्ट गुड्स बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि जितना भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया हुआ है आपने, जो आपके गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है उस पर वापस कर दीजिए हमें। अगर बिक गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं बिका है उस पर वापस कर दीजिए। अब मान लीजिए सर कैपिटल गुड्स भी है, मशीन वगैरह भी थी हमारे पास, उस पर भी हमने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया था, तो क्या उस पर भी लौटाना होगा?
हाँ, आपको उस पे भी लौटाना होगा, पर इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग होगी। मान लीजिए कोई मशीन आपने खरीदी थी जिसको खरीदने पे 10,000 रुपये का इनपुट टैक्स का आपने पेमेंट किया था और इस इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपने ले लिया था क्योंकि पहले आप नॉर्मल रेट से जीएसटी देते थे। अब आपने कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर ली, या पहले आप टैक्सेबल गुड्स बनाते थे, अब गवर्नमेंट ने आपके प्रोडक्ट को एग्जाम कर दिया, तो अब आप जीएसटी देंगे ही नहीं, तो ये जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है गवर्नमेंट को वापस करना होगा। सपोज़ ये मशीन आपने 2 साल 6 महीने 5 दिन यूज़ कर ली थी, सपोज 2 साल 6 महीने 5 दिन, तो टैक्स वालों ने बोला कि इसके लिए कैलकुलेशन होगी 60 महीने को बेस मान के, माना जाएगा ये 10,000 जो भी इनपुट टैक्स आपका था वो 60 महीनों में आपको लेना था, पर आपने तो एक साथ ले लिया था क्योंकि ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी, तो 60 महीने का डिवाइड लगा, यानी 5 साल का क्रेडिट था ये, 2 साल 6 महीना 5 दिन आपने इसे यूज़ में ले लिया, तो कितने महीने हो गए, ठीक है, 2 साल में मतलब 24 महीने तो हो गए, प्लस 6 मंथ 30 महीने हो गए, ठीक है, 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 30 महीने 5 दिन, तो टैक्स वालों ने बोला अगर पार्ट ऑफ मंथ है तो भी पूरा लेना है, तो पार्ट ऑफ मंथ को पूरा माना जाएगा, फिर 5 दिन यूज़ हो गया तो माना जाएगा 1 महीना पूरा, तो 31 महीने आप इसे यूज़ कर चुके हैं, राइट, इस मशीन को 31 महीने यूज़ कर चुके हैं, तो जितना भी ITC है पहले वो लिख दीजिए, जैसे 10,000 डिवाइडेड बाई 60 मंथ इंटू जितने महीने यूज़ कर चुके हैं उसमें से घटा दीजिए, 60 में से 31 मंथ आप यूज़ कर चुके हैं, तो बच्चे कितने 29 मंथ, राइट, तो जब 60 मंथ का ITC इतना, तो 29 मंथ का कितना, मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर देता हूँ, ये आएगा 44,833, ये गवर्नमेंट को वापस करना होगा, राइट। तो क्या समझ में आया सर कि अगर हम कंपोजिशन स्कीम नॉर्मल से कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं, या पहले हम टैक्सेबल प्रोडक्ट बना रहे थे अब एग्जाम प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं, तो हमने जो कैपिटल गुड्स पे जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया वो गवर्नमेंट को वापस लौटाना होगा, पर पूरा नहीं लौटाना होगा, पहले आपको देखना होगा कितने महीने आपने वो कैपिटल गुड्स यूज़ कर लिया, जैसे 2 साल 6 महीने 1 दिन 5 दिन आ रहा है, तो पूरा दिन एक भी दिन ज़्यादा आएगा तो आप महीना ही ट्रीट करेंगे, तो 2 साल का मतलब वो 24 महीना 6 महीना 30 महीना और 5 दिन 31 महीने आपने यूज़ में लिया, तो 60 महीने में से 31 तो घटा दीजिए, बाकी 29 मंथ का आपको इनपुट टैक्स गवर्नमेंट को वापस करना होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, ITC जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया वो लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 60 मंथ, फिक्स है 60 मंथ, इंटू रिमेनिंग मंथ जो बच गए थे, जितने महीने यूज़ होने से रह गए थे उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा वो गवर्नमेंट को वापस करना होगा। ये तो हो गया आपका पॉइंट। नेक्स्ट, amount payable on supply of capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken, section 18 subsection 6, read with rule 40 sub rule 2 and rule 44 sub rule 6। मान लीजिए आप कोई कैपिटल गुड्स है, ठीक है, मशीन आपने खरीदी थी 1 लाख रुपए की, इसको खरीदने पे 10% 10,000 GST दिया था, टोटल 1,10,000 की मशीन थी। अब जब कैपिटल गुड्स हम खरीदते हैं तो उन्हें बेचने के लिए खरीदते हैं क्या, नहीं सर, हम 11 से पढ़े फिक्स एसेट को कैपिटल गुड्स बोलते हैं GST वाले टैक्स में, तो फिक्स एसेट तो बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती, ठीक है, तो ये बेचने के लिए नहीं खरीदी थी और आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया था। सपोज ये 4 साल पहले खरीदी थी मशीन और आपने जो 10,000 रुपये का इनपुट टैक्स दिया था, खरीदने पर जो टैक्स देते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं, और आपने 10,000 रुपये का इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया था। अब 4 साल बाद ये मशीन आप किसी को बेच रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, ख़राब हो गई या अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप इसे बेच रहे हैं 1 लाख की मशीन है पर ये बिक रही है 30,000 रुपये में, सपोज स्क्रैप वैल्यू भी हो सकती है, या सेकेंड हैंड बेच रहे हैं, तो फिर टैक्स वालों ने बोला फिर आपको GST तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप मशीन बेच रहे हैं, कैपिटल गुड्स भी बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लाई पे तो GST लगता है, तो ये 30,000 रुपये की वैल्यू पे जो GST लग रहा है, मान लो GST की रेट 10% है, तो GST की रेट 30,000 का 10% आएगा 3,000 रुपये, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई, जिस वैल्यू पे आप बेचते हैं उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं, और सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग GST हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है, तो 3,000 रुपये आ गया GST का अमाउंट 10%, पर टैक्स ने बोला एक कंपैरिजन और होगा इसमें, आप जिस वैल्यू पे बेच रहे हो उस पर GST जो बनता है वो तो है ही, प्लस कंपैरिजन होगा, उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना होगा। वो कंपैरिजन क्या है, टैक्स ने बोला कि जितना भी आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया था, जैसे 10,000 रुपये का आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया था, राइट, हर क्वार्टर के लिए वही सेम 5% वाला रूल लगेगा यहाँ पर, हर क्वार्टर के लिए 5% डिडक्ट करिए, जैसे 4 साल का मतलब कितने क्वार्टर हुआ, 1 साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो 4 साल में आपके कितने क्वार्टर हो गए, 16, राइट, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 साल में 16 क्वार्टर हो गए। तो पहले जितना भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया था पहले वो लिख लीजिए, 10,000 रुपये लिख लिया, हर क्वार्टर के लिए वही सेम 5% डिडक्ट करिए, तो 4 साल आपने यूज़ में लिया तो 4, और एक भी दिन ज़्यादा होता तो पूरा क्वार्टर मानते, पर यहाँ तो मैं एग्जैक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 साल में 16 क्वार्टर हो गए, हर क्वार्टर के लिए 5% डिडक्ट होगा, 16 5 जाए 80, तो 80% डिडक्ट होगा, 10,000 का 80% 8,000, तो बचा कितना 2,000, राइट।
अब आप कंपैरिजन करिए, जिस वैल्यू पे आप बेच रहे हो उस कैपिटल गुड्स को, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जितनी आपको जीएसटी बनता है या तो वो, या जो डिडक्ट करके आ रहा है वो, यानी जितना भी आईटीसी लिया वो लिख लीजिए, उसमें से हर क्वार्टर के लिए 5% डिडक्ट कर लीजिए। पार्ट ऑफ क्वार्टर होगा तभी पूरा ही माना, रूल आपने पहले ही पढ़ा था अभी। तो विच एवरेज हायर, इनमें फिर कंपेरिजन करिए, विच एवरेज हायर वो गवर्नमेंट को देना होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा 3000 रुपये, राइट। पर ये मशीन अगर आप बेच रहे हैं, ये मशीन जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जिनके नाम मैं पढ़ाने चाह रहा हूँ, तो इनमें कंपैरिजन नहीं होगा, यानी जिस वैल्यू पे बेच रहे हैं उसी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। इसमें इनमें इन मशीनों पे कोई कंपैरिजन नहीं होना है। रिफैक्टरी ब्रिक्स, कोई भट्टा भट्टी बेच रहे हैं आप, मोल्ड साँचे बेच रहे हैं, डाइज जो चूड़ियाँ बनाने का काम होता है, चूड़ियाँ मतलब जैसे पैन में डिज़ाइन है, ये चूड़ियाँ से, जैसे एटीएम कार्ड होता है, उभरे अक्षर होते हैं, वो डाइज मशीन होती है। जिग्स बेच रहे हैं, ठीक है, कोई फिक्सचर बेच रहे हैं सप्लाइड स्क्रैप के तौर पे, द टैक्सेबल पर्सन मे पे टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। इन मशीनों में कंपैरिजन नहीं होगा, जिस भी वैल्यू पे आप बेच रहे हैं उसी वैल्यू पे आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना होगा। क्लियर। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 रीड विद रूल 41। चेंज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस आज मैं खरीद लेता हूँ, तो सामान तो आपने खरीदा था, आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है सामान 10 लाख का, और 10 लाख पे आपने खरीदने पे 2 लाख का इनपुट टैक्स दे रखा है, तो क्या इसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा? क्योंकि ऑनर बदल गया ना, पहले आप थे, ऑनर बिल आपके नाम से, अब मैंने खरीद लिया आपका बिजनेस, तो मुझे मिल जाएगा कि क्रेडिट? बिल्कुल, क्योंकि सामान भी मेरा हो गया ना। तो टैक्स ने बोला कि अगर कोई सेल होता है, मर्जर होता है, डीमर्जर होता है, अमलगमेशन होता है, लीज पे देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, चेंज होता है ऑनरशिप में बिजनेस में, आईटीसी दैट रिमेन अनयूटिलाइज, तो जितना आईटीसी रिमेन था, जो यूज़ नहीं कर पाया था सेलर, तो परचेजर को मिल जाएगा। इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी ट्रांसफर टू द न्यू एंटिटी, यानी परचेजर को मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्रोवाइडेड, पर ये शर्त है, देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी इन द चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लायबिलिटी भी ट्रांसफर होनी चाहिए, यानी कि असेट ही ले लूँगा, लायबिलिटी ये नहीं लूँगा, यानी पूरा बिजनेस ट्रांसफर होना चाहिए, असेट भी ट्रांसफर होनी चाहिए और लायबिलिटी भी ट्रांसफर होनी चाहिए। सेम ये रूल यहाँ पे भी लगेगा। अगर फादर की डेथ हो गई है और बेटे को अपने आप बिजनेस मिल गया, ऑनरशिप चेंज हो गई ड्यू टू दैट, तभी बेटे को मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, भले बिल किसके नाम से है? फादर के नाम से है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग ऑन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट यूनियन टेरिटरी। आपने पढ़ा था सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर आप दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस खोलते हैं तो आपको दूसरा जीएसटी नंबर लेना होता है, दूसरी यूनियन टेरिटरी में खोलते हैं तो दूसरा जीएसटी नंबर लेना होता है। सेम स्टेट में चॉइस होती है, आप एक नंबर से भी काम कर सकते हैं और सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टेट में 2 जगह बिजनेस खोल रखा है, तो दोनों सेपरेट नंबर ले रखे हैं, तो इन्हें आप एक का आईटीसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एक ब्रांच से सामान खरीदा, दूसरी ब्रांच ने वो सामान लिया, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट दूसरी ब्रांच को मिल जाएगा। हाउ आईटीसी यूटिलाइज, ये आप पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा, फिर मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। आईजीएसटी, जो खरीदने पे आईजीएसटी दिया है क्रेडिट, शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, यानी आईजीएसटी का पेमेंट पहले आईजीएसटी के लिए यूज़ होगा, फिर रिमेनिंग आईजीएसटी इफ एनी कैन बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर। बाकी आईजीएसटी को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप पहले सीजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाद में एसजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या पहले एसजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर सीजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी रेशियो ले सकते हैं, 60-40, 40-30 वॉटेवर, ठीक है। यानी आईजीएसटी पहले खुद आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर बच जाएगा तो सीजीएसटी या एसजीएसटी से किसी भी रेशियो में एडजस्ट हो सकता है। इसी तरह entire ITC of IGST should be fully utilized before utilizing the ITC of CGST or SGST। सबसे पहले आपको IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, बाद में जाके आप CGST और SGST को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले CGST का ले लें, IGST का बाद में। सबसे पहले आपने खरीदने पे अगर कोई IGST दिया है तो सबसे पहले आप IGST का क्रेडिट लेंगे। सीजीएसटी का आप पढ़ चुके, सीजीएसटी का जो इनपुट टैक्स आपने खरीदने पे सीजीएसटी दिया है, तो जो बेचने पे सीजीएसटी देंगे उससे ही सेट ऑफ होगा, एंड आईजीएसटी इन दैट ऑर्डर, बाद में आईजीएसटी से होगा। सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी सेट ऑफ नहीं हो सकता। सेम वही आईटीसी एसजीएसटी यूटीजीएसटी का है, तो सबसे पहले एसजीएसटी यूटीजीएसटी से और फिर आईजीएसटी से आप सेट ऑफ करवा सकते हैं, पर एसजीएसटी कभी भी सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। यह फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे, कोई नई चीज़ आपको नहीं सिखाई है। नेक्स्ट,
ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। रिस्ट्रिक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी रूल 86A, मतलब इस रूल में लिखा हुआ है कि अगर कमिश्नर या उससे कमिश्नर को डाउट होता है या कोई और ऑफिसर जो ऑथराइज है कि आप गलत तरीके से इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले रहे हैं, तो वो 1 साल तक ऑर्डर पास कर सकते हैं कि अब आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं जीएसटी वालों को। द कमिश्नर और एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे की रैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। ऑथराइज बाय हिम इज एम्पावर्ड, उसे अधिकार दिया गया टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन की, वो प्रतिबंध लगा सकते हैं यूटिलाइजेशन आईटीसी के आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इफ ही हैज़ रीजन टू बिलीव, अगर उसे विश्वास है दैट सच आईटीसी हैज़ बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड, आप गलत तरीके से धोखा दे के ले रहे हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट और इज इनएलिजिबल, या आपको मिलना ही नहीं चाहिए, फिर भी आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले रहे हैं ताकि आउटपुट टैक्स कम हो जाए, गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़े। द रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज, इन परिस्थितियों में कमिश्नर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने से मना कर सकता है 1 साल तक। आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, आपने किसी बिल या डॉक्यूमेंट के बेस पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है, पर वो बिल इशू किया है किसी नॉन एग्जिस्टेंट रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब वो बंदा है ही नहीं जीएसटी में रजिस्टर्ड, पता नहीं किसके नाम से बिल बन, कहाँ से सामान खरीद रहे हैं आप, और बाय अ सप्लायर नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर इन रजिस्ट्रेशन, या किसी ऐसे आदमी से सामान खरीदा है कि उसने एड्रेस कोई और दे रखा है, जीएसटी वालों को बिजनेस कहीं और से कर रहा है, ऐसा नहीं होता ना, जो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस बताया है आप वहीं से सामान बेचोगे, कहीं और से थोड़ी बेच सकते हो। और विदाउट एक्चुअल रिसिट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोध, आपने पढ़ा था गुड्स और रिसिट आपके पास आएंगे तभी आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले पाएंगे, अगर गुड्स और रिसिट सर्विसेज आपने अभी तक रिसीव नहीं किए तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। in respect of any supply the taxes in respect of which has not been paid to the government, और अभी तक गवर्नमेंट को क्रेडिट ही नहीं दिया, यानी जिस सप्लायर को आप जीएसटी पे करके आए हैं उसने गवर्नमेंट को पेमेंट ही नहीं किया तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी हैज़ बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंस, यानी जो आप आईटीसी अवेल कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन वो नॉन एग्जिस्टेंस है, वो बंदा है ही नहीं, ठीक है, जो और नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, और आप वहाँ से बिजनेस नहीं कर रहे हैं जो एड्रेस आपने बताया है जीएसटी को, आप कहीं और पे जाकर बिजनेस कर रहे हैं, यानी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना ही नहीं चाहिए था, वो है ही नहीं इनपुट टैक्स, ज़बरदस्ती इनपुट टैक्स दिखा रहे हैं, बिल पे 10 लाख का सामान खरीदा ज़बरदस्ती 2 लाख का टैक्स दिखा रहे हैं जबकि दिया ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस है इनपुट टैक्स, या आप गलत जगह जाके बिजनेस कर रहे हैं, जो एड्रेस आपने जीएसटी वालों को बताया उसके अलावा कहीं और जाके बिजनेस कर रहे हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी इज नॉट इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, आपके पास सबूत ही नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई डेबिट नोट नहीं, कोई अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे पता चले कि आपने खरीदने पे टैक्स दिया, मन से आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले रहे हैं ताकि आउटपुट टैक्स कम हो जाए। इफ द आईटीसी सो अवेल, अगर आपने आईटीसी ले लिया है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया है, द रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज बाय नॉट अलाउइंग सच आईटीसी टू बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग एनी लायबिलिटी अंडर सेक्शन 49, फिर आप ये इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, और नॉट अलाउइंग रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ सच आईटीसी, और कोई आपको रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप अवेल करना चाहते हैं इस तरह का आईटीसी जो धोखे से मिला है उस पर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा और ना ही आप उसका रिफंड ले पाएंगे। सच रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज फॉर अ पीरियड ऑफ टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रिस्ट्रिक्शन, 1 साल तक ये शर्त रिस्ट्रिक्शन लगी रहेगी, 1 साल तक आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप कमिश्नर को सेटिस्फाई कर देते हैं तो 1 साल के टाइम पीरियड को घटा सकते हैं। हाउएवर द कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम कैन विथड्रॉ सच रिस्ट्रिक्शन इफ ही सेटिस्फाई दैट कंडीशन फॉर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी अगर आप सही हो जाते हैं, यानी आप बाद में सही ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, आप धोखा नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं और कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपको 1 साल की रिस्ट्रिक्शन माफ़ कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ अमाउंट अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रूल 86B। 86B रूल ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का आउटपुट टैक्स देना है, ठीक है, आपने 12 लाख रुपए का इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है, आपने ज़्यादा सामान खरीदा, खरीदने पे ज़्यादा टैक्स दे रखा है और इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है 12 लाख, आपको अभी जो सेल हुई है उस पर 10 लाख रुपए का जीएसटी देना है, तो हमने क्या पढ़ा, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है बिल्कुल, तो 10 लाख आउटपुट टैक्स है और 12 लाख पड़ा है तो 10 पूरे एडजस्ट हो जाएंगे और 0 देंगे, आप गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स तो देंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास इनपुट टैक्स का क्रेडिट ज़्यादा है, क्योंकि हमने ज़्यादा सामान खरीदा तो इनपुट टैक्स ज़्यादा हो सकता है। पर गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि अगर आपकी महीने की सेल 50 लाख से ज़्यादा है, अगर आपकी महीने की सेल 50 लाख से ज़्यादा है, टैक्सेबल गुड्स की सेल जिस पे आपको जीएसटी देना होता है, तो आपको अगर जीएसटी देना है तो कम से कम 1% जीएसटी तो कैश में ही देना पड़ेगा। भले ही आपके पास इनपुट टैक्स का क्रेडिट ज़्यादा पड़ा हुआ है उससे मतलब नहीं है, 1% जीएसटी तो कैश में ही जाएगा। आप 99% का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, यानी 10 लाख रुपए है, 10 लाख का 99% 9,90,000 रुपये का तो आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं, इसमें से 12 लाख में से बाकी 10,000 रुपये तो कैश में देने ही होंगे।
यानी रूल 86 भी ये बोलता है कि अगर आपकी मंथली सेल टैक्सेबल सेल जिस पे आपको जीएसटी देना है, इसमें एग्जेम्प्ट सेल काउंट नहीं होगी, जीरो रेटेड सेल काउंट नहीं होगी, 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपका जितना भी आउटपुट टैक्स बनता है उसका मैक्सिमम आप 99% का ही क्रेडिट ले सकते हैं। अगर अवेलेबल है आपके पास इनपुट टैक्स तो, और नहीं अवेलेबल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो देना ही पड़ेगा कैश में पूरा का पूरा। अगर क्रेडिट अवेलेबल है और वो ज़्यादा है क्रेडिट, फिर भी आप 99% ही अवेल कर सकते हैं। 1% जीएसटी तो आपको कैश में ही देना होगा। अगर आपकी सेल 50 लाख से कम है या 50 लाख तक है तब ये रिस्ट्रिक्शन आप पे अप्लाई नहीं होगी, फिर तो आप पूरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू रूल 86B, पर 86B के एक्सेप्शन भी, यानी इन केसेस में आप पूरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं, भले ही आपकी सेल 50 लाख से ज़्यादा है तब भी। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख, अगर आप लगातार 2 साल से, लगातार लास्ट 2 सालों से, ठीक है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स दे रहे हैं तो आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट पूरा ले सकते हैं। आपको 99% वाली कंडीशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। कौन दे रहा है 2 लाख से ज़्यादा का टैक्स? या तो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई कर्ता है, प्रोपराइटर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और कोई एनी 2 पार्टनरशिप फर्म में तो कोई भी 2 पार्टनर हो सकते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर है, आप मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी एसोसिएशन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं। दूसरी कंडीशन, रिसिट ऑफ रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स से मोर देन 1 ईयर, या आपने लास्ट ईयर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इनपुट टैक्स का रिफंड मांग लिया था, आपको इनपुट टैक्स रिफंड हुआ था जीएसटी डिपार्टमेंट से, तो भी आपको ये 99% वाली कंडीशन पूरी नहीं करनी है, आप पूरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। रिफंड क्यों मिला था आपको? या तो आप जीरो रेटेड सप्लाई करते थे, जीरो रेटेड सप्लाई तो एक्सपोर्ट करते थे, सेल्स वालों को बेचते थे, या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? खरीदने पे ज़्यादा रेट से देना पड़ रहा है जीएसटी, बेचने पे कम रेट से देना पड़ रहा है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है। तो इन केसेस में अगर आपको रिफंड मिला हुआ है 1 लाख से ज़्यादा, तो आपको लास्ट ईयर तो आपको 99% वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, यानी आप पूरा आउटपुट टैक्स, पूरे इनपुट टैक्स को यूटिलाइज करके दे सकते हैं, 1% कैश में देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट और थर्ड कंडीशन कि जो आप आउटपुट टैक्स पे कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन एक्सेस ऑफ 1% टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी करंट ईयर, यानी अब तक जो आपका रिकॉर्ड चल रहा है करंट ईयर में, आप लास्ट मंथ, जैसे मान लीजिए अगस्त की बात की जा रही है, अगस्त से पहले का जो लास्ट मंथ कौन सा होगा? जुलाई तक जो आप टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ही दे रहे थे, आप जो दे रहे हैं एक्सेस 1% से ज़्यादा ही दे रहे हैं। जैसे आप हमेशा हर महीने 10%, कभी 30% इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने के बाद भी आपका जो टैक्स बनता है वो ज़्यादा ही बनता है, ठीक है, 1% से भी ज़्यादा बनता है, तो फिर आप अगस्त में भी ले सकते हैं क्रेडिट पूरा 100%, आपको 1% वाली कंडीशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल इसे फटाफट पढ़ लेते हैं। अज्यूमिंग स्कैनर लेते हैं, केस लेते हैं, फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल अप टू अगस्त मंथ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेबल इज 30 लाख, आपकी टोटल जो टैक्स लायबिलिटी बनती है अगस्त महीने तक, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने की 30 लाख बनती है। एंड सच रजिस्टर्ड पर्सन है डिपॉजिट ₹1 लाख थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, बैलेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपने 30 में से इसमें से 1 लाख रुपए तो कैश में जमा कराएं, बाकी 29 लाख रुपए का इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है, ठीक है। तो देखिए 1% से ज़्यादा ही तो है, 30 लाख का 1% अगर निकालें तो 30,000 रुपये ही आ रहा है, और हमने कैश में गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा कराएं? 1 लाख रुपये जमा कराए हैं। सॉरी, रूल 86B वुड नॉट बी एप्लीकेबल, यहाँ पे रूल 86B अप्लाई नहीं होगा, यानी ये आप 1% वाला जो कैश वाला रूल है वो अप्लाई नहीं होगा इन केस सितंबर मंथ, अगले महीने अगस्त तक तो आप ज़्यादा ही दे रहे हैं। इवन इफ द टैक्सेबल टर्नओवर ड्यूरिंग द मंथ एक्सीड 50 लाख, भले ही आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, सिंस क्यूमुलेटिव पेमेंट ऑफ टैक्स, जो अगस्त तक आपने पेमेंट किया टैक्स का, मेड इन कैश इज मोर देन 1%, आपने 1% से ज़्यादा दिया है, क्योंकि आपने 1 लाख दिया है आउटपुट टैक्स, जबकि 30 लाख का 1% तो 30,000 ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पे वो 1% वाली कंडीशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। 86B स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप ये लोग हैं तो आपको पूरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, आप 100% इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं, 1% कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। रूल 86B इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ बिलो पर्सन, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आप पे वो 1% वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ये चैप्टर रिवाइज होता है मेरी तरफ से, अगर आपकी कोई पर्सनल डाउट है, कोई कॉमेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर को समझने में, तो प्लीज़ आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।